कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीं, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसी बीमारी से डरी हुई है जिसके इलाज के लिए दिन रात कोशिशें चल रही हैं। हर तरफ तालाबंदी है और इस तालाबंदी से जो लोग अपनी हिफाजत के लिए घरों में कैद हैं वो इस इंतजार में बैठे हैं कि कब इस बीमारी की काट मिले और कब जिंदगी जो है वो पटरी पर आए। लेकिन वो लोग क्या करें जिनके पास हिफाजत के लिए घर ही नहीं है और जिंदगी गरीबी की कैद में है, जिनकी जिंदगी पर सरकारी फरमानों की बेड़ियां कसी हुई हैं। और अगर कभी ये लोग इन बेड़ियों से बाहर निकलने के लिए कोशिशें करते हैं कि इनकी जिंदगी भी पटरी पर आ सके, तो यही पटरी उन्हें काट कर रख देती है। जी हां, सही सुना आपने। कम से कम औरंगाबाद की घटना तो यही साबित करती है, जहां पटरी पर सुस्ताने के लिए बैठे मजदूरों की जिंदगी ही थम गई और देश के बाकी हिस्सों में मजदूरों की बेचैनी, बदहाली और बेबसी की जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो भी यही बता रही हैं कि इस सरकार के लिए मजदूर केवल कागजी आंकड़ों में हैं। इन्हें सत्ता में बैठे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। मजदूरों की तकलीफों से सरकार का कोई सरोकार नहीं है। तो आइए आज आईने की नज़र से हम देश की इसी कड़वी सच्चाई को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले देखते हैं सरकार का हाल। देश इस वक्त तीसरे दौर की पूर्णबंदी देख रहा है। कारोबार, व्यापार, पढ़ाई, खेल, मनोरंजन और यातायात के साधन सब कुछ बंद हैं। जो कुछ चल रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, लेकिन जिंदगी तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर नहीं जी जाती। उसके लिए तो हकीकत की तपती सड़क पर उतरना ही पड़ता है। देश के लाखों करोड़ों लोग इस वक्त ऐसी ही तपती सड़कों पर अपनी जिंदगी के दिन गिन रहे हैं। लेकिन सरकार ने शायद अपनी जिम्मेदारियों को भी एकांतवास में भेज दिया है। सरकार ने अपने एहसासों को तालाबंद कर दिया है, या शायद उसके पास कोई एहसास, कोई संवेदना, कोई दया, कोई राजधर्म है ही नहीं। इसीलिए पहले और दूसरे दौर के बंद के बाद भी जब देश में हालात नहीं सुधरे, बल्कि सेहत और आर्थिक मोर्चे पर बात बिगड़ती गई, तो तीसरे दौर के बंद की घोषणा बिना तामझाम के कर दी गई। जबकि इससे पहले कभी रात 8 बजे तो कभी सुबह 9 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन होते थे, जिसमें सारी गैर जरूरी बातों के साथ ताली बजाने, थाली पीटने और दिए जलाने की अपीलें भी होती थीं। इन सब से भी जब जनता की तकलीफें दूर नहीं हुईं, तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसा दिए गए। दर्द से गुजर रहे देश को इन फूलों से राहत तो नहीं मिली, बल्कि सरकार की बेदर्दी के कांटे जरूर चुभ गए। सरकार हकीकत से तो मुंह चुरा ही रही है, जनता को भी शायद अपना चेहरा दिखाने से बच रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री बहुत दिनों से टीवी के पर्दे पर रात 8 बजे नहीं आए। होम मिनिस्टर तो शायद स्टे एट होम का सबसे सीरियसली पालन कर रहे हैं, और स्वास्थ्य मंत्री की ओर से हर दिन स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी प्रेस वार्ता कर देश को अपडेट दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले सोनिया गांधी ने सवाल पूछा था कि 17 मई के बाद क्या होगा, लेकिन तालाबंदी में कैद सरकार को शायद ये सवाल भी सुनाई नहीं दिया। खैर, सरकार को विपक्ष की आवाज तो कभी सुनाई ही नहीं दी। पिछले 6 सालों में ये बात देश ने लगातार महसूस की है कि ये सरकार विपक्ष को खत्म ही कर देना चाहती है, ताकि उस पर कोई सवाल ही न उठा सके। लेकिन लोकतंत्र किसी की मन की बात से नहीं चलता, बल्कि जनता के मन से चलता है। और जनता की ओर से विपक्ष बार बार सरकार से पूछ रहा है कि तालाबंदी खोलने के लिए उसकी प्लानिंग क्या है। कब तक देश में इस तरह उद्योग और व्यापार बंद रखा जाएगा। कारोबार जगत की ओर से भी सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर सरकार राहत पैकेज कब देगी। लेकिन सरकार ने तो मानो मुंह पर टेप चिपका रखा है, आंखों पर पट्टी बांध रखी है और कानों में रुई ठूंस ली है कि उसे न किसी के सवाल सुनने पड़े, न जवाब देना पड़े और न ही जनता की तकलीफें दिखें। मार्च के अंतिम सप्ताह से देश लगभग बंद है और इस बंद की वजह से अब अर्थव्यवस्था का दम घुटने लगा है। सरकार की ओर से राहत पैकेज की जो उम्मीदें बंधी थीं, वो लगातार नाउम्मीदी में तब्दील हो रही हैं। इधर बेरोजगारी भी अपने चरम पर है। मुंबई स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के अनुसार अप्रैल में करीब 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी से हाथ धोया है। 2019-20 के औसत रोजगार में 30% की गिरावट आई है। छोटे व्यापारियों और मजदूरों में अनुमानित 91 मिलियन या इस श्रेणी के 70% लोगों ने अपना रोजगार खोया है। CMIE के CEO महेश व्यास के मुताबिक बेरोजगारी की दर बद से बदतर होने की उम्मीद है, क्योंकि तालाबंदी जारी है। आबादी का ज्यादातर कमजोर वर्ग जोखिम में है और इसके लिए औपचारिक क्षेत्र को भी नुकसान होगा। बेरोजगारी माह दर माह बढ़ती जा रही है। फरवरी में 7.78% की बेरोजगारी दर्ज की गई, जो मार्च में लगभग 9% तक बढ़ गई।
फिर अप्रैल के महीने के लिए बेरोजगारी की दर मार्च के अंत में 8.74% से 23.52% तक बढ़ गई और 3 मई तक बेरोजगारी दर अभूतपूर्व तरीके से 27.11% तक पहुंच गई। तो बेरोजगारी के ये आंकड़े हांडी के चावल के उस दाने की तरह हैं जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि देश के आर्थिक हालात कितने खराब हो चुके हैं और आने वाले समय में कितने बिगड़ सकते हैं। इन्हें तत्काल सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे कदम सरकार जरूर उठा सकती है जिससे लोगों में घबराहट थोड़ी कम हो और बाजार का हाल भी सुधरे। अर्थशास्त्री इसके लिए जरूरी सलाह भी दे रहे हैं, लेकिन ये सरकार कब किसी की बात सुनती है, मानती है। बल्कि अब तो ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे मजदूरों का शोषण बढ़ने की आशंकाएं मजबूत हो रही हैं। देश में तालाबंदी के कारण पहले से लड़खड़ा रही अर्थव्यवस्था की हालत और बिगड़ गई। तो तालाबंदी के तीसरे दौर में केंद्र सरकार ने कुछ रियायतें दी, कुछ कारोबार फिर शुरू हुए। इधर राज्य सरकारें भी आर्थिक मोर्चे को संभालने के लिए कुछ कदम उठा रही हैं, जो पूंजीपतियों के हक में तो दिख रहे हैं, लेकिन मजदूरों की हालत और बिगड़ सकती है। निवेश, नौकरी और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के नाम पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में श्रम कानून बदला गया है और कई राज्य इनकी राह पर चलने की तैयारी में हैं। केंद्र से भी इन बदलावों का समर्थन मिला है। मध्य प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम और कारखाना अधिनियम सहित प्रमुख अधिनियमों में संशोधन किए हैं। मध्य प्रदेश में सभी कारखानों में कार्य करने की पाली 8 घंटे से बढ़कर 12 घंटे की होगी। सप्ताह में 72 घंटे के ओवरटाइम को मंजूरी दी गई है। नए निवेश को बढ़ाने के लिए अगले 1000 दिनों तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 25 को छोड़कर सभी नियमों में ढील दी जा रही है। 50 से कम कर्मचारी वाले संस्थानों को अब विभिन्न श्रम कानूनों के तहत निरीक्षण की आवश्यकता नहीं रहेगी। किसी भी तरह के विवाद के लिए श्रम न्यायालय जाने की जरूरत खत्म कर दी गई है, यानी मजदूर के लिए न्यायालय का दरवाजा बंद हो गया है। जबकि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश चुनिंदा श्रम कानूनों से अस्थायी छूट का अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है, ताकि फैक्ट्रियों और उद्योगों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान से संबंधित कानूनों, सुरक्षा मानदंडों का पालन करना तथा औद्योगिक दुर्घटना के मामले में श्रमिकों को पर्याप्त मुआवजा देना, इन 3 श्रम कानूनों को छोड़कर बाकी श्रम कानूनों से छूट दी जा सके। इधर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि कम से कम 1200 दिनों के लिए काम करने वाली सभी नई परियोजनाओं या पिछले 1200 दिनों से काम कर रही परियोजनाओं को श्रम कानूनों के सभी प्रावधानों से छूट दी जाएगी। श्रम कानूनों में इस बदलाव का व्यापक विरोध शुरू हो गया है। माकपा, भाकपा माले, ऑल इंडिया फॉरवर्ड, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, राजद, काची तोल तिरुमावलावन और लोकतांत्रिक जनता दल जैसी 8 पार्टियों के नेताओं ने इसके विरोध में राष्ट्रपति को एक खत लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि कामगारों के साथ गुलामों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। इस स्थिति तक उन्हें लाना न केवल संविधान का उल्लंघन है, बल्कि संविधान को निष्प्रभावी बनाना भी है। इन राजनीतिक दलों के साथ देश भर के मजदूर संगठन श्रम कानूनों को कमजोर किए जाने के खिलाफ खड़े हो गए हैं। राज्य सरकारों का कहना है कि नए प्रावधानों से औद्योगिक विकास होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन मजदूर संगठनों को डर है कि अगर राज्य सरकारें इस फैसले को वापस नहीं लेती हैं तो मजदूर 150 साल पहले वाले दौर में पहुंच जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के अनुषंगी संगठन भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सजी नारायण का कहना है कि नए प्रावधानों से श्रमिकों का शोषण बढ़ जाएगा। प्रमुख कानूनों को हटाने के साथ काम करने के घंटों में बढ़ोतरी की जा रही है। सारे बदलाव नियोक्ताओं के हितों को देखते हुए किए जा रहे हैं। अगर सरकार विकास चाहती है तो ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म की जरूरत है। जरूरत इस समय श्रमिकों का भरोसा लौटाने की है। इसके लिए नकद सहायता और ज्यादा वेतन के प्रावधान करने चाहिए। कांग्रेस के श्रमिक संगठन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट डॉक्टर जी संजीव रेड्डी का कहना है कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों का भी उल्लंघन करता है। हम इस फैसले के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे। अगर वहां बात नहीं सुनी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से शिकायत करेंगे। नए बदलावों से हम 100 साल पीछे चले जाएंगे। वाम दलों के संगठन द सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस यानी C2 के महासचिव तपन सेन का कहना है कि ये फैसले कारपोरेट हितों को देखते हुए लिए जा रहे हैं। इसका हम पूरी सख्ती के साथ विरोध करते हैं। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि वे इस निर्दयी कानून के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों। तो मजदूर संगठनों के इस विरोध को केंद्र सरकार हल्के में नहीं ले सकती है, क्योंकि विकास की गाड़ी इनकी मेहनत से चलती है। अकेले पूंजी के दम पर इस गाड़ी को नहीं खींचा जा सकता है। वैसे खबर है कि सरकार की तरफ से श्रमिक संगठनों को यह आश्वासन दिया गया है कि वो श्रम कानूनों को कमजोर करने वाला अध्यादेश नहीं लाएगी। हालांकि श्रम कानून संविधान के तहत समवर्ती सूची में आते हैं। ऐसे में राज्यों के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने स्तर पर कानून बना सकें, लेकिन केंद्र सरकार नए कानून के जरिए राज्यों के
के कानून को निरस्त भी कर सकती है। अब देखना है कि सरकार मजदूरों के हितों की रक्षा का वादा निभा पाती है या नहीं। वैसे अभी तो उनकी नीतियां मजदूरों की जान पर भारी ही पड़ रही है। तालाबंदी के बाद अलग अलग राज्यों में फंसे लाखों प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की ओर लौटने के लिए छटपटाने लगे, क्योंकि उनके पास न रोजगार बचा, न भावी जीवन के लिए इतनी जमा पूंजी है कि वे घर बैठकर अचानक मिली छुट्टी के मजे ले सकें। महीने भर तक मजदूरों के पैदल या साइकिल से या ठेले और ऑटो जैसे साधनों से घर लौटने की खबरें आती रहीं, जिसमें कई दर्दनाक मंजर देखने को मिले। बड़ी देर से मजदूरों की घर वापसी के लिए सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाईं, जिसमें एक ओर ट्रेन के किराए पर जमकर विवाद हो रहा है तो दूसरी ओर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आने वाले ज्यादातर मजदूरों की शिकायत है कि उनसे न सिर्फ किराया वसूला जा रहा है, बल्कि कई घंटों की यात्रा के दौरान वो भूखे प्यासे रहे। वहीं बड़ी संख्या में मजदूरों के लौटने से कई राज्यों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। बिहार सरकार तो पहले ही हाथ खड़ी कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ट्रेनों को आने नहीं देना चाहती, जिस पर अमित शाह ने सवाल भी उठाए हैं। पंजाब और हरियाणा सरकार ने तो मजदूरों से वहीं रुकने और अपने घरों को न जाने का अनुरोध किया और किसी तरह की दिक्कत न होने का भरोसा दिया, जबकि कर्नाटक सरकार ने तो मजदूरों को भेजने के फैसले को ही पलट दिया। लेकिन चहुं ओर इस फैसले पर उठते सवालों के बाद अपना फैसला फिर से कर्नाटक सरकार ने बदल लिया और ट्रेनों को जाने की अनुमति दे दी। इधर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से हजारों मजदूर पैदल और साइकिल से उत्तर प्रदेश में अपने गांवों की ओर जा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में इनको पुलिस के जरिए रोका जा रहा है। गुरुवार शाम को भी सैकड़ों लोग अमरोहा बॉर्डर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठे दिखे। पुलिस इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी और बसें ज्यादा हैं नहीं, इसलिए श्रमिकों के परिवारों को रात भर सड़क पर ही बितानी पड़ी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि किसी भी मजदूर को पैदल नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन ये कैसे होगा, इस बारे में कोई ठोस नीति नजर नहीं आ रही। उधर गुजरात में घर भेजने की मांग को लेकर सूरत में प्रवासी मजदूरों ने अप्रैल माह में ही 3 बार प्रदर्शन किया, जबकि शुक्रवार को अहमदाबाद के गोटा इलाके में एक सरकारी कार्यालय के बाहर करीब 2000 प्रवासी मजदूर जमा हो गए। पुलिस के अनुसार मजदूरों की भीड़ उस अफवाह के कारण जमा होनी शुरू हुई जिसमें प्रवासी मजदूरों को रेलवे स्टेशन ले जाने वाली एक बस के सरकारी कार्यालय के बाहर पहुंचने की बात थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर वापसी की प्रक्रिया समझाई कि इसके लिए आवेदन किस तरह करना होता है और मजदूरों को वहां से जाने के लिए मनाया। तो केंद्र सरकार मजदूरों को घर भेजने का दावा कर रही है, राज्य सरकारें भी कह रही हैं कि उनकी भलाई के लिए सारे जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी औरंगाबाद जैसी घटना का होना इस बात का सबूत है कि सरकारों की कथनी और करनी में कितना फर्क है। गनीमत है कि सरकार ने औरंगाबाद की घटना के लिए पीड़ितों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया है और उन पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा भी की गई है। लेकिन यही खर्च अगर पहले किया गया होता तो मजदूरों को पटरी के सहारे पैदल नहीं लौटना पड़ता। वैसे इस वक्त सरकार को एक और सवाल का सामना करना है कि सारी तकलीफें उठाकर जब ये कामगार अपने घर पहुंचेंगे तो अपनी नौकरी और छोटे मोटे रोजगार छोड़कर आए ये लोग अब अपने घरों पर क्या करेंगे और जीवन निर्वाह कैसे करेंगे। भारत अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि सारे काम मशीनों के सहारे पूरे हो जाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे कारखानों की तपती भट्टियों में जाना हो या ऊंची इमारतों के लिए ईंटें ढोनी हो। इनके लिए मजदूर ही आगे की कतार में खड़े रहते हैं, लेकिन अब औद्योगिक सेना के ये सिपाही लाचार नजर आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर जब अपने अपने घरों को पहुंच रहे हैं, लेकिन वे अब वहां क्या करेंगे, इसके जवाब में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के पास कोई ठोस कार्रवाई या राहत प्लान नहीं दिख रहा। गांव में कुटीर उद्योगों के खत्म होने के कारण ही बड़ी संख्या में शहरों की ओर कामगार चले गए थे, लेकिन अब उनके कदम वापस लौट रहे हैं। जानकार इस रिवर्स माइग्रेशन की असर की पड़ताल में जुटे हैं कि इसका क्या असर ग्रामीण जीवन और रोजगार पर पड़ेगा, और कमोबेश यही सवाल शहरों के लिए भी है कि वे कम मजदूरों के साथ कैसे अपना काम चलाएंगे। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में श्रम शक्ति भागीदारी दर करीब आधा रह गई है। यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 साल से ऊपर काम करने वाली भारत की आधी आबादी किसी भी आर्थिक गतिविधि में योगदान नहीं दे पा रही है। केंद्र और राज्य सरकारों को इस तरह का विकास करने की जरूरत है कि मजदूरों का कौशल विकास हो, उन्हें उचित मजदूरी मिले और उनके बाकी हितों की भी रक्षा हो। फिलहाल सरकार को मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता देनी चाहिए ताकि उनका भरण पोषण हो सके। एक नेशनल रजिस्टर में प्रवासी मजदूरों का ब्यौरा दर्ज कर उनका डाटा शेयर किया जा सकता है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएं और उनकी कुशलता का सही इस्तेमाल हो।
तो मजदूरों के हितों की खातिर सैकड़ों काम हैं जो सरकार कर सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले इच्छा शक्ति का होना जरूरी है और इसके साथ पूंजीपतियों के दबाव से मुक्त होना भी जरूरी है। अर्थव्यवस्था में मजदूर को महज एक साधन न मानकर भागीदार माना जाएगा, तभी उसकी भलाई से जुड़े फैसले लिए जा सकेंगे। सवाल यही है कि क्या यह सरकार ऐसा कर पाएगी। खैर, महान शायर फैज अहमद फैज ने ठीक ही फरमाया है कि जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।